Good morning, class 8. How are you all? Welcome to our science class, students. In our previous lecture, we have started our chapter number 10, that's named force. पिछली क्लास में हमने अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था, जिसका नाम क्या है? फोर्स. बच्चों, इस चैप्टर में अभी तक हमने फोर्स क्या होता है और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में बात की थी. आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस को डिस्कस करेंगे और मेजरमेंट की जो यूनिट्स हैं कि फोर्स को हम कौन से यूनिट्स के थ्रू मेजर करते हैं उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट आवर क्लास. टाइप्स ऑफ फोर्सेस. ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं. सो फोर्सेस को हम टू टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं. फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस and second is non-contact forces. First is contact forces और second is non-contact forces. अब contact forces क्या होते हैं, non-contact forces क्या होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं. contact forces के कौन कौन से टाइप्स हैं, non-contact जो forces हैं उनके कौन कौन से टाइप्स हैं. ठीक है, सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस, देखो इनके नाम से ही हम बात कर रहे थे कि कोई भी ऐसा पुल या फोर्स जिसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, किसी भी तरह का मूवमेंट शो करता है ना. अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस कब होंगे, यानी कि जो फोर्स अप्लाई कर रहा है और जिस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो दोनों ही इंडिविजुअल्स का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो, है ना. जैसे एक बॉल को हम हिट कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, किसी भी वेट को हम लिफ्ट कर रहे हैं, है ना. वो सारे क्या है, उसमें क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कांटेक्ट करके कर रहे हैं उस काम को. जैसे हमने डोर को ओपन करना है, डोर को क्लोज करना है, सो क्या होगा, हम उसको उसके हैंडल से पकड़ते हैं ना, देन ओपन एंड क्लोज करते हैं. सो वहां पर जिस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, डोर पर हम कर रहे हैं, कर हम रहे हैं, सो दोनों का डायरेक्ट कांटेक्ट है ना. वो फोर्सेस जिनके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं वो होते हैं कांटेक्ट फोर्सेस. ठीक है, अब नॉन कांटेक्ट कौन से होंगे, फोर्स तो वर्क कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है, किसी तरह का फोर्स है वो भी वहां अप्लाई हो रहा है, बट दोनों इंडिविजुअल्स जो है वो कांटेक्ट में नहीं है ना. उन फोर्सेस को हम बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस. क्लियर, बात करते हैं वन बाय वन कांटेक्ट फोर्सेस की. देखिए, कांटेक्ट फोर्सेस में हम बात करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स. नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स. ठीक है, समझ आया. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस को. सबसे पहले हम कौन से टाइप्स के फोर्सेस की बात करेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करेंगे. देखिए, सबसे पहला मैंने लिखा है कॉन्टैक्ट फोर्सेस में फ्रिक्शनल फोर्स. देखिए, फ्रिक्शन क्या होती है, जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हुए अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन. जैसे कोई भी सरफेस है उसके ऊपर हम उस ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं, वो क्या है, फ्रिक्शन. और यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होगा उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स. जैसे हम वॉक कर रहे हैं, है ना, वो किसके थ्रू पॉसिबल है, फ्रिक्शन के थ्रू पॉसिबल है ना. जो अर्थ का सरफेस है और हमारे जो फुट्स का जो कांटेक्ट है, ये एक कांटेक्ट फोर्स है और उसमें भी कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स, है ना. समझ आया. अब फ्रिक्शनल फोर्स है वो डिपेंड करता है दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक जिस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक वो जो अप्लाई कर रहा है, उनकी जो सरफेस है उसके टेक्सचर पर डिपेंड करता है अपना फ्रिक्शनल फोर्स. अगर सरफेस स्मूथ है तो क्या होगा, सरफेस स्मूथ है सो फ्रिक्शन ज्यादा होगी या कम होगी, फ्रिक्शन कम होगी, है ना. और सरफेस क्या है,
ग्रूव्ड है या रफ है, तो वहां पर जो फ्रिक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। रफ जो टेक्सचर होगा वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा और स्मूथ टेक्सचर पर फ्रिक्शन जो है वो कम होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जो अपने साइकिल है या जो अपने गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, उनके जो टायर होते हैं वो ग्रूव्ड होते हैं। क्यों होते हैं? वो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, है ना, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, वहीं जो अपने इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस होते हैं, उनकी जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, उसके अंदर जो बॉल बेयरिंग होती है ना, उसकी सरफेस देखिए कितनी स्मूथ होती है बॉल बेयरिंग में। क्यों? वहाँ लुब्रिकेंट में हम यूज करते हैं उसके सरफेस को स्मूथ रखने के लिए, ताकि फ्रिक्शन जो है वो कम से कम हो और जो मशीन है वो इजीली वर्क कर सके। ठीक है, समझ आ गया? फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्ट कांटेक्ट में है और अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है। मस्कुलर फोर्स, जो भी एक्टिविटी हम अपनी कर रहे हैं, हमारे हाथों का जो मूवमेंट है, हम हैंड्स को अप एंड डाउन कर रहे हैं, हम लेग्स के थ्रू बेंड करके नीज को मूव कर रहे हैं, बॉडी को बेंड कर रहे हैं, सिटिंग पोजीशन में है, स्टैंडिंग पोजीशन में है ना। सो ये जो पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी बॉडी से फिजिकली जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जो हमारी मसल्स, जो हमारे मसल फाइबर फोर्स को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उनको हम बोलेंगे उस फोर्सेस को मस्कुलर फोर्स, है ना। सो जितनी भी वेट को लिफ्ट करने में जो हमारी मसल्स एनर्जी लगा रही हैं, वो क्या है, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, अब मस्कुलर फोर्स है जो अपने मसल्स के कंट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन से होता है, वो हम अपने मस्कुलर सिस्टम में पढ़ते हैं ना कि पेयर्स में फंक्शनिंग होती है हमारी जो मसल्स होती है। अगर एक मसल कंट्रैक्ट हुई है तो उसका जो पेयर होगा वो एक्सपेंड होता है ना। थर्ड आता है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स वो है जो मशीन के थ्रू लगाया जाता है ना। जब कोई मशीन किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स क्रिएट कर रही है, फोर्स लगा रही है, उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल फोर्स। अब देखिए, मैकेनिकल फोर्स मशीनें अपने आप से फोर्स नहीं अप्लाई करती हैं, उनको किसी एनर्जी सोर्स की नीड होती है, और वो एनर्जी सोर्स कुछ भी हो सकता है, लाइट हो सकती है, सोलर एनर्जी हो सकती है, विंड एनर्जी हो सकती है ना। समझ आया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, वाटर हाइड्रो पावर हो सकती है। ठीक है, सो मशीन्स जो फोर्स अप्लाई करती हैं उसको तो हम बोल रहे हैं मैकेनिकल फोर्स, बट ये जो मशीन्स हैं, है ना, ये जो मैकेनिकल फोर्स है, ये अपने आप से एनर्जी जो है वो जनरेट नहीं कर सकते। सो जो एनर्जी के सोर्सेज हैं वो एनर्जी जनरेट करेंगे और उस एनर्जी को यूज करके मशीन जो होती है वो मैकेनिकल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करती है। क्लियर? समझ आए कॉन्टैक्ट जो फोर्सेस थे वो। अब हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। देखिए, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट वो एक सब्सटेंस जो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को लाइक आयरन, कोबाल्ट और निकेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेट। और वो सब ऑब्जेक्ट्स या वो सब्सटेंसेस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, है ना। और मैग्नेट की मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो उसका क्या है, मैग्नेटिज्म है या उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। और तो नहीं कर सकता ना, या फिर मैग्नेट के पेपर को तो नहीं करता अपनी तरफ अट्रैक्ट। ठीक है, समझ आया? और मैग्नेट में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपके पास टू रॉड ऑफ मैग्नेट्स हैं, उसके जो एंड्स होते हैं, है ना, नॉर्थ एंड साउथ एंड होते हैं ना भाई, नॉर्थ एंड और साउथ एंड। अब हम टू मैग्नेट्स के अगर सेम एंड्स को एक दूसरे की तरफ लाते हैं, पास लाते हैं, वो रिपेल करते हैं, कभी भी अटैच्ड नहीं होते हैं सेम एंड जो होते हैं। और अपोजिट एंड्स जो होते हैं वहाँ से वो क्या होती हैं, अटैच्ड होती हैं। अपोजिट एंड्स जो होंगे मैग्नेट के वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, बट जो सेम होते हैं वो रिपेल करते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन होती है जब इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है। सेम चार्जेस, यानी पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को
रिपल्शन होगा, नेगेटिव और नेगेटिव है तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे से दूर होंगे, रिपेल होने का मतलब। और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा उनके बीच में। सेम कंडीशन होती है मैग्नेट के पोल्स में। नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, साउथ पोल दूसरी मैग्नेट के साउथ पोल को रिपेल करेगा। एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरी मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ऑपोजिट जो इनके पोल्स होते हैं, एंड्स होते हैं, वहां इनमें अट्रैक्शन फोर्स जो है वो वर्क करता है। ठीक है, क्लियर? मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। देखो उसमें कांटेक्ट में थोड़े ना है भाई, कांटेक्ट में आने के बाद तो वो हो ही जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं ना, एक दूसरे के साथ लिंक अप हो जाते हैं। लेकिन जब दूर भी आपने ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, पेपर लीजिए आप, पेपर के ऊपर अगर आपने कोई भी आयरन नेल्स या आउटपिन्स रखी हुई है, नीचे आपने मैग्नेट है, मैग्नेट को जब हम रोटेट कराते हैं तो आप देखेंगे वो अपने आप मूव करते हैं, जो आउटपिन्स हैं आयरन नेल्स हैं वो, है ना। रीजन क्या है कि नीचे जो मैग्नेट है वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, बट दोनों का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है ना। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही अट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हमने मेंटेन कर दी है, वहाँ आयरन है वहाँ मैग्नेट है तो अट्रैक्ट कर लेगा, नहीं। एक जो उनका मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो रेंज होती है, उसी के अंदर वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को मैग्नेट अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी शो करती है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। जानते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। अर्थ का ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, वो है ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप एक स्टोन है, आपने उसको ऊपर थ्रो अप किया, आप देखेंगे कुछ टाइम बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, डाउन आता है ना अर्थ पर। किसके कारण है वो? हम यहाँ खड़े रह रहे हैं, हम अर्थ पर खड़े हैं, किस कारण पॉसिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पॉसिबल है ना। अदरवाइज तो क्या था, हमने ऊपर फेंका पत्थर को, चले जाना चाहिए था ऊपर, बट उनके अर्थ का जो क्रस्ट है, वहाँ की अर्थ की जो ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट तक, है ना। ये पॉसिबल कब होता है? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक। सेम जैसे मैग्नेटिक फील्ड में, वैसे ही इसका भी जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है जिसके अंदर अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका है तो वो श्योर है नीचे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फोर्स। नेक्स्ट कौन सा है? जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब आपने देखा होगा कि वो चीज तो हमने अभी बात की कि सिमिलर चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखिए हम बता सकते हैं, प्लास्टिक का स्केल लीजिए और आप उसको किसी वूलन क्लॉथ से रब कीजिए, वूलन या सिल्क क्लॉथ से प्लास्टिक स्केल को आप रब कीजिए, ठीक है। और साथ में ड्राई लीव्स, छोटे स्ट्रॉज, लाइट वेटेड जो पार्टिकल्स हैं उनको रखिए। बहुत देर सिल्क और वूलन के साथ अगर आपने प्लास्टिक को रब किया है तो वहाँ एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। अब आप उन टाइनी जो और लाइट वेटेड जो पार्टिकल्स हैं, जो हमने पेपर के पीसेस लिए हैं या स्ट्रॉज हैं या ड्राई लीव्स हैं, उनके पास उस रब्ड प्लास्टिक स्केल को आप लेके जाएंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे थोड़ी सी डिस्टेंस से ही वो जो पेपर पीस है और वो अपने आप ऐसे उठ के स्केल की तरफ चिपकने, एडहेसिव होने की जो है वो शो करते हैं, एक अट्रैक्शन शो करते हैं, है ना। वो किस कारण है कि एक पर तो नेगेटिव चार्ज है और दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज है, जिनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लेके आए हैं टू ऑब्जेक्ट्स को। समझ आया? कांटेक्ट फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। आप देखिए कि हम जैसे लेंथ को मेजर कर रहे हैं, हम मीटर में मेजर कर रहे हैं, किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं, है ना। वेट को हम केजी में मेजर कर रहे हैं, वॉल्यूम को लीटर में मेजर कर रहे हैं, टाइम को हम आवर्स में, मिनट्स में, सेकंड्स में मेजर कर रहे हैं। सो ऐसे हम जो फोर्स है, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसको हम किस यूनिट से मेजर करते हैं? सो ऐसा यूनिट की हम बात करें मेजरमेंट की, फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो है
ठीक है। वैसे अगर हम बात करें जनरली, अब आप देखिए आपके पास एक बकेट है ना, वो फुल ऑफ वाटर है, फुल ऑफ वाटर है, वाटर से फिल्ड बकेट है, आप उसको लिफ्ट कर रहे हैं, उसको उठा रहे हैं, है ना। सो अब देखिए उसका जितना वेट था उसके अंदर 10 kg था, 5 kg था, जितना भी वेट था उतना फोर्स हमने अप्लाई किया, तभी तो हमने उसको होल्ड किया हुआ है अपने हैंड में, है ना। एक ड्रम है, उसको क्या ड्रम है या टैंक है पानी का, आप उसको उठा सकते हो? नहीं ना, हम नहीं उठा सकते ना उसको, बकेट को हम उठा सकते हैं। सो यूनिट क्या होगी मेजरमेंट करने की? केजी में। हमने इतना केजी जो है वो वेट लिफ्ट किया हुआ है, उठाया हुआ है ना। सो उतना ही फोर्स हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो फोर्स की यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम फोर्स। जनरली जो हम बोले अगर, सो केजीएफ, किलोग्राम फोर्स, जितना केजी वेट हमने लिफ्ट किया उतना ही फोर्स हमने उस पर अप्लाई किया, इसलिए जनरल वे में हम बोल सकते हैं यूनिट क्या होगी? केजीएफ, किलो फोर्स, किलोग्राम फोर्स, ठीक है। और ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड यूनिट की अगर हम बात करें तो न्यूटन होती है। क्यों? न्यूटन ने जो अपने लॉ दिए थे फोर्सेस के, या ग्रेविटेशनल जो लॉ दिया था, उसके बेस पर, उसके नाम पर हमने ऐसा यूनिट को क्या बोला? न्यूटन नाम दिया। एक न्यूटन अब कितना फोर्स होगा हमें ये पता होना चाहिए, है ना, कि भाई हम बोल तो रहे हैं पर कम से कम ये तो पता चला है कि जो एक न्यूटन है वो क्या होगा, कितना होगा। सो 1 kg वेट जो होगा, 1 kg वेट 1 सेकेंड में 1 मीटर, जितना एक्सेलरेट अगर हो जाता है 1 kg वेट 1 सेकेंड में, और 1 मीटर अगर डिस्प्लेस हो जाता है वहां से, तो वो किसके बराबर है? 1 न्यूटन के इक्वल है, ठीक है, समझ आया? 1 kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर जो एक्सेलरेशन है वो 1 kg वेट का 1 सेकेंड में अगर होता है तो वो किसके इक्वल आएगा? 1 न्यूटन के इक्वल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए स्प्रिंग बैलेंस। हम जो फोर्स है इसको मेजर कर रहे हैं किसके थ्रू? स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू। भाई वेट, जिससे हम वेट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, वहां हम फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना फोर्स वहां अप्लाई होगा, है ना। फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू ma। यहाँ पर m है मास ऑफ ऑब्जेक्ट और a है उसका एक्सेलरेशन, कि कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितना एक्सेलरेट वो हो रहा है ना। इसके थ्रू हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो जो अपना स्प्रिंग बैलेंस है, जिससे हम वेट लिफ्ट करते हैं, हमने देखा होगा स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? एक मेटेलिक बॉक्स होता है, उसके ऊपर स्केल लगा हुआ होता है, निडल होती है, इसमें एक हुक होता है। तो जिस भी वेट को हम लिफ्ट करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को, सो उसका जो वेट होता है, कितना वेट जो होगा वो उसकी निडल जो है वो मेजरमेंट उस स्केल पर हमें बता देती है। उसको से हम बता सकते हैं उस पॉइंटर की हेल्प से कि उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कितना है, और उससे कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि हमने फिर फोर्स जो है वो कितना अप्लाई किया वहाँ पर, है ना। भाई जितना वेट हम उठा रहे हैं उतना ही तो केजी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? समझ आया? ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। क्लियर? ओके, सो that is all about chapter 10. In our next class we will start a new topic or new chapter.